नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। 15 और 16 के करंट अफेयर्स आज हम कवर कर रहे हैं। 15 को एक्चुअली संडे था तो उस दिन करंट अफेयर्स काफ़ी कम रहते हैं। ठीक, तो आज से हम हमेशा ये करेंगे कि सैटरडे का करंट अफेयर्स हम देंगे, फिर संडे और मंडे का करंट अफेयर्स आपको मंडे को मिलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है, हमारी वीडियोस पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे अन्य वीडियो जो है उन्हें भी देखें। आगे पहली खबर को कवर करते हैं। पहली खबर है एम्स और विप्रो ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो विप्रो का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है विप्रो जीई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली जिस विप्रो को अधिकतर लोग जानते हैं और जो बहुत फेमस है वो सॉफ्टवेयर की कंपनी है। उनकी कई सब्सिडरी हैं, जैसे विप्रो हार्डवेयर भी बनाता है, विप्रो के जो है वो कॉल सेंटर भी हैं, तो वो मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो उनमें से एक कंपनी है विप्रो जी, उसके साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वो क्या कर रहे हैं, एआई हेल्थ इनोवेशन हब सेंटर बना रहे हैं। ठीक, तो ये वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और अपडेट है, जो आज से हमारी पीडीएफ होंगी वो हैंड रिटन नहीं कंप्यूटर टाइप होंगी और ये इसमें क्वालिटी का काफ़ी इन्हांसमेंट रहेगा। ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आजकल एक प्रपोजल चल रहा है जो राज्यसभा में है अपोजिशन की तरफ से। उसमें यह है कि वो हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जगदीप धनखड़ साहब, उनको वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मोशन को कहते हैं ना, इस मोशन को कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन 10 तारीख को अपोजिशन के द्वारा लाया गया। ठीक, अभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला आर्टिकल है 63, उसके तहत वाइस प्रेसिडेंट की जो पद है, वो जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ठीक, आर्टिकल 67 में ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, तो हमने पहले भी जैसे बात करी थी कि ग्राउंड कोई खास यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, जैसा राष्ट्रपति के केस में ग्राउंड है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के केस में, सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में ग्राउंड्स है, पर उपराष्ट्रपति के केस में कोई खास ग्राउंड नहीं। तो इन्हें जब भी पॉलिटिकल विल हो तो हटाया जा सकता है। ठीक, और इनके हटाने को इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता। इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही पद के लिए है, वो राष्ट्रपति है, बाकी सबका रिमूवल है। पर जनरल आम बोलचाल की भाषा में हम इम्पीचमेंट कह देते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो ये आर्टिकल 67 बी में लिखा है और उसमें साफ एक बात लिखी है कि अगर ये इसका प्रपोजल लोकसभा में, इसका प्रपोजल राज्यसभा में आना चाहिए। दूसरा, वहां ऑल द देन मेंबर्स, जिसको कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, उससे ये प्रपोजल पास होना चाहिए। उसके बाद ये लोकसभा जाना चाहिए, वहां सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अच्छा, हर बार राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलेगा पहले कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपनी बात रख सके 14 दिन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जब राज्यसभा में राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का मोशन होगा तो उस समय जो राज्यसभा है उसका हेड उपराष्ट्रपति साहब नहीं होंगे, तो उसका हेड कौन होगा उस टाइम पे, वाइस चेयरमैन। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, आजकल ये बहुत न्यूज में है इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पास होने की बहुत कम संभावना है क्योंकि अपोजिशन के पास मेजोरिटी नहीं। ठीक, तो वो खाली एज अ सिंबॉलिक फॉर्म इसको लाना चाह रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिशा नायक, ये अभी श्रीलंका में नेशनल पीपल पावर पार्टी ये जीती थी, तो ये उसके राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। इन्होंने आते ही जो है भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्तों के संकेत दिए। सबसे पहले तो अडानी वाला जो इशू चल रहा था यूएस में, जो इंडाइटमेंट हुआ है, उस इशू को के होते हुए भी इन्होंने श्रीलंका में जो कोलंबो पोर्ट है उसको कैंसिल नहीं करा और अदानी को बोला कि काम जो है वो बढ़िया चल रहा है और आगे हम इसको चलाएंगे क्योंकि हमें भी कोलंबो का पोर्ट डेवलप करना है। दूसरी बात ये है कि अभी ये सीधा भारत आए
सही है। तो ये भारत आए और ये भारत से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, सही, 2022 में। तो भारत उन पहले, सही है, भारत सबसे पहला देश था जिसने जाकर श्रीलंका को अनकंडीशनल मदद करी, $4 बिलियन की, ठीक। तो इसीलिए अब जो भारत के इस एक्ट से है ना, श्रीलंका में गुडविल जनरेट हो गई अभी काफी। तो अब वहाँ के जो भी वहाँ का लीडर बनेगा उसके काफी बढ़िया रिलेशन इंडिया से होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जो है वो एज अ बिग ब्रदर हमारे वहाँ इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के आने से ही श्रीलंका जैसे आइलैंड वो नेशन के डेवलपमेंट हो सकता है। अभी जो ये राष्ट्रपति हैं ये चुनाव भी इसी बात पे जीतते थे कि ये इकोनॉमिक और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज चलाएंगे, और अभी उस पर काम इन्होंने चालू कर दिया, ठीक। तो ये राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिएगा, दिशानायक, ठीक, अरुणा कुमार दिशानायक। अगली खबर आ रही है, देखिए कार्गो मूवमेंट के लिए सेंटर ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है जलवाहक स्कीम। कार्गो मूवमेंट अभी तो शिप से होता है ऐसा आप जानते हैं, लेकिन इनलैंड वाटरवेज भी है भारत में। इनलैंड मतलब ऐसी नदियां हैं जो भारत में, सही। तो अभी आप ऐसे इमेजिन करो कि यूपी में एक जगह है वाराणसी, वहां से सामान भेजना है तो भाई ट्रेन से जा सकता है, फ्लाइट से जा सकता है, या शिप रूट से भी जा सकता है। शिप रूट से भेजने का ये फायदा रहता है ना, वाटरवेज से भेजने का, क्यों, बहुत सस्ता पड़ता है, सही, बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए अब सरकार ने क्या किया, जलवाहक स्कीम स्टार्ट करी और कार्गो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इनलैंड वाटरवेज। उसमें भी दो वाटरवेज का यूज होगा, एक नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2। जितना भी खर्चा आएगा ना उसका 35% इंसेंटिव से तो सरकार वापस कर देगी एज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, ताकि इस पूरे उद्योग को बढ़ावा मिल सके। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, कोलकाता से पटना, कोलकाता पटना वाराणसी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वाराणसी से कोलकाता ये पूरा रूट है, तो एक डाउनवर्ड्स और एक अपवर्ड्स। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है, कोलकाता से पांडु, सही है। पांडु कैसे जाएंगे, वाया वो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, यहाँ से हम जाएंगे। तो ये दो वाटरवेज है। ये पूरी स्कीम जो है ना वो 3 साल तक चलेगी। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है कि कल एक बड़ी खबर आई है कि तूफान से क्या हुआ ना, रशिया का एक ऑयल टैंकर था, वो ऑयल टैंकर 2 भागों में टूट गया। इतना फास्ट फ्यूरियस तूफान था। अच्छा, वो तूफान कहाँ था, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है कर्च स्ट्रेट, सही। कर्च स्ट्रेट कहाँ है, देखिए आपने ब्लैक सी देखा होगा, ब्लैक सी है, सही। तो सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव है, ये कहाँ पड़ता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है, सही। अब वहां पर एक स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट जो सी ऑफ एजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से, इसीलिए रशिया ने क्रीमिया एनेक्स किया था। बिकॉज क्रीमिया, देखो, क्रीमिया से यूक्रेन कर्च स्ट्रेट को क्या कर सकता था, बाधित कर सकता था, तो रशिया ने वो एनेक्स कर लिया ताकि वो जो कर्च स्ट्रेट है, वो जो उनकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है, वो उनके पास बनी रहे। अब ये कर्च स्ट्रेट के आसपास ये काम हुआ है तो पूरा ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल क्या होता है, देखो कुछ ऐसी स्थिति होती है, पूरा तेल फैल जाता है। अब ये जो होता है ना, इसका फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये देखो आप न्यूज भी देख पा रहे होंगे, रशियन टैंकर वोल्जोनेफ्ट 212 स्प्लिट इन 2 नियर कर्च स्ट्रेट, तो वो 2 भागों में टूट गया। बहुत ही तेज तूफान आता है ना, तो वो 2 भागों में टूट गया और पूरा ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल का ट्रीटमेंट जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू, बहुत सारे आजकल वो तरीके आ गए हैं जिनसे ऑयल स्पिल्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है, वरना तेल जो है वो हमेशा समुद्र के ऊपर ही रहेगा और इससे क्या होगा, पूरा इलाका पल्यूटेड हो जाएगा। तो आजकल बैक्टीरिया आते हैं, ऑर्गेनिक बैक्टीरिया, जो पूरा ऑयल कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट के तरीके। BEML बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। PSU है ये कंपनी, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ये इनका पहले नाम हुआ करता था, ठीक। अब तो इनका नाम ही BEML। इनको 136 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर में इन्हें क्या देना है, ये आपको व्हीकल दिख रहा, यही बिल्कुल, इसको कहते हैं हाई मोबिलिटी व्हीकल। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस मोबिलिटी मतलब इस व्हीकल का यूज किया जाता है। अब ये व्हीकल क्या है, ऊंचाइयों में, रेगिस्तान में, गर्मी ठंड सब जगह ये चल जाता है, ठीक। तो इस व्हीकल को डिप्लॉय किया जाएगा बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। कभी कभी इनके पीछे बहुत सारी चीजें लाद देते हैं, तो ये बहुत हैवी लोड
एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये बने ही होते हैं टफ टेरेन के लिए। तो बीएमएल ध्यान रखिएगा, 136 करोड़ का प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिएगा, और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ध्यान रखिएगा। ये 3 बात। अगला देखते हैं, देखिए वेस्ट मैनेजमेंट में भारत बहुत ही पीछे। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हमारे वहाँ इसकी कैपेसिटी डेवलप हो रही। अभी जैसे इंदौर है, सही है, इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही एडवांस लेवल की। धीरे धीरे भारत में ये बढ़ रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जनरल भाषा में क्या होता है, हम जो कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको कैसे हम लोग क्या करें, उसको हम कैसे मतलब उसका यूज करें, कैसे उसको रिसाइकिल करें, इसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक। अब वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। वेस्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि आप ये करें कि जैसे कूड़ा है तो कूड़े को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ड्राई वेस्ट होता है, एक वेट वेस्ट होता है, और एक हजार्डस वेस्ट होता है। तो ड्राई वेस्ट का तो आप यूज कर सकते हैं ना मेन्योर बनाने में और भी कई चीजों को बनाने में। दूसरा वेट वेस्ट का यूज कहाँ कर सकते हैं, बायो फ्यूल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। हजार्डस वेस्ट क्या है, उसमें ऐसे हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को डिकम्पोज कर देते हैं, तो हमारे मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, वो हजार्डस वेस्ट है। उसको हजार्डस वेस्ट प्लांट में जाना चाहिए ताकि वो कहीं भी भाई इधर उधर ना पड़े रहे। अगर वो इधर उधर डंप यार्ड में पड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा, और ऐसा पोल्यूशन को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो भारत ने पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी और लर्निंग सेंटर स्टैब्लिश करा है। ये कहाँ करा है, ये करा है भाई गोरखपुर में। गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है, इसका नाम है सुथनी, वहाँ ये किया गया है। और इसका इनॉग्रेशन होगा, मतलब ये बनकर पूरा तैयार हो जाएगा 2025 में। इमेज में आपको दिख रहा होगा, देखो ये है वेस्ट प्लांट। इसमें क्या होता है, जैसे अक्सर आजकल तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके घर के आसपास, सही सिटीज में तो अक्सर अभी भी मतलब ऐसा होता है, विलेज तक तो अभी नहीं पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन में वो क्या करते हैं, आपको बकायदा देते हैं भाई, एक तो 2 टाइप के डस्टबिन देते हैं। एक में बोलते हैं इसमें ड्राई डालना, इसमें वेस्ट वेट वाला डालना, ताकि उनको अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है। तो बहुत बड़ा प्लांट बनाने की योजना है, 40 एकड़ में ये बनेगा, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इससे बायोफ्यूल्स वो प्रोड्यूस होंगे, इससे बहुत हाई लेवल पर मेन्योर जो है वो प्रोड्यूस होगा, बहुत सारी चीज़ें इससे प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया वो रहता है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, ये होना ही चाहिए, क्योंकि अब हमको अपने पूरे कूड़े को मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना उसको रिसाइकिल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिसाइकिल नहीं करते तो इससे क्या होता है, नेचर को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब अगली खबर आ रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये और नापफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, ठीक, ये दोनों ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, ताकि ये क्या करें, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको फाइनेंस करने के लिए एक सस्टेनेबल तरीका अपना सके। ठीक, तो ये मतलब ये क्या चाह रहे हैं, देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब वो सारे लोन वो क्या करेगा, नाफविड के थ्रू रूट करेगा, ऐसा उनका प्लान है। जैसे क्या होता है, सरकार ने AIFI बनाए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है AIFI, ये पर्टिकुलर सेक्टर को देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाबार्ड करके है हमारा AIFI, वो जितना भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज है उसकी नोडल एजेंसी। तो सरकार हो या कोई लोन हो, कोई बड़ी बड़ी एजेंसी हो, वर्ल्ड बैंक, जब भी उन्हें ऐसे सेक्टर को फंड देने हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो सीधा नाबार्ड को फंड देते हैं। फिर नाबार्ड उनको क्या करता है, आगे उनको बांटता है कि बैंक को दे देगा, RRB को दे देगा, पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक को दे देगा। तो नाबार्ड ऐसे फिर वो फंड को आगे आगे बढ़ाता है, सही, कि किसको कितना देना है। सेम काम नाफेड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी AIFI। अब ये पहला हुआ। अच्छा, इनके जो हेड है, चेयरमैन है, वो है KV कामत साहब, और इनका हेडक्वार्टर किधर है, मुंबई में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आईसीआईसी बैंक, बहुत आईसीआईसी बैंक, ये इनकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये भारत का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्या चाहते हैं कि इस एमओयू से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़िया हो और बिजनेस के कोलैबोरेशन बढ़े। होता क्या है, देखिए भारत के बहुत सारे बिजनेस हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बिजनेस भारत में, तो स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हो, स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एमओयू साइन किया ताकि ये पार्टनरशिप क्या करे, जो कस्टमर है दोनों बैंकों के, उनको क्या करे, उनको एक बढ़िया ऑफरिंग हो सके कि कॉमनवेल्थ के जो कस्टमर है ऑस्ट्रेलिया में, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईसीआईसी बैंक की एक्सपर्टीज वो ले सकते हैं, कि हेल्प ले सकते हैं। और अगर इंडिया के आईसीआईसी बैंक के इन्वेस्टर या डिपॉजिटर वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो थ्रू कॉमनवेल्थ बैंक जा सकते हैं। तो एक बढ़िया विन विन ये सिचुएशन, ठीक, ध्यान रखिए। आगे क्या है, देखिए दो इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक तो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये ऑब्जर्व किया गया 12 दिसंबर को। न्यूट्रलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक, तो किसी भी देश का कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनते। आर्टिकल 2 है यूएन चार्टर का, वो ऐसा बोलता है कि हमें जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे पीसफुली हमें सॉल्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोर्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार रशिया यूक्रेन का वो इशू हो, या इसराइल हमास का इशू हो, इसराइल लेबनान का इशू हो, या यूएन में उठता है। यूएन में क्यों उठता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2। और कई देश पीसफुल रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो कोट करते हैं आर्टिकल 2 को, तो ये आप ध्यान रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी था। एक और दिन था 12 दिसंबर को, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी भारत मतलब पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, ऐसे प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है जिससे रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम बने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। आज भी बहुत सारे देशों में ऐसा है कि हेल्थ कवरेज ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल है तो लोग क्या पैसा ही नहीं है कराने के। अब भारत ने भी इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भारत में चलती है। मैं चाहता हूं कि आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें, बहुत ही फेमस वो स्कीम है। अभी उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन है उस उनको भी ऐड किया गया, ठीक। अच्छा, इस साल की थीम क्या है, हेल्थ इट्स ऑन गवर्नमेंट, नॉट ऑन हाउस, इट्स ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपने सिटीजन्स को बढ़िया से बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक बना है, और ये बना किधर है, ये स्टैब्लिश हुआ है चेन्नई में, और ये स्टैब्लिश करा है दो ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर, यानी उनके कोलैबोरेशन से ही हुआ है। पहली ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों ने क्या किया, एक बायो बैंक बनाया है और ये चेन्नई में स्टैब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो डायबिटीज के रिगार्डिंग एडवांस रिसर्च है वो की जा सकेंगी, उनके जो सैंपल्स हैं और टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं उनकी स्टडी, उनको बढ़िया से मतलब सैंपल्स को बढ़िया से कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेसेस की जाएंगी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इंडिया के बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे कि डायबिटीज़ है तो क्यों है, ज़्यादा कौन सा कारण है जिसकी वजह से होता है, यह स्ट्रेस है, ये जेनेटिक है, क्या है, तो पूरी एक डिटेल स्टडी करी जाएगी। और डायबिटीज़ के क्या कुप्रभाव है, क्योंकि भारत में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसीलिए ये स्टडी, ये बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, विरासत। विरासत ये जो है पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा फेस्टिवल है, ये मतलब अब तो इसका ये मतलब थर्ड एडिशन है। इससे पहले के जो दो एडिशन थे ना, मतलब सेकंड वाले एडिशन में तो इतनी भीड़ आई थी, लगभग 20-30 हजार लोग आ गए, तो बहुत ही बढ़िया रहा वो। अब सरकार तीसरा वाला विरासत मतलब फेस्टिवल मना रही है। अब इस बार मेन फोकस किस में, हैंड वूवन साड़ी में, साड़ियाँ जो हाथ से वूवन करी जाती है उस पर।
अच्छा, ये पूरा कहाँ होगा? ये हैंडलूम हाट है, जनपथ है, ठीक है। तो आप नई दिल्ली अगर गए होंगे तो आपने जरूर देखा हो, ये फेस्टिवल पूरा वहाँ मनाया जाएगा। तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ आपको डाइवर्स प्रकार की इंडिया में जो हैंड वूमन साड़ी है वो मिलेंगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, बहुत साड़ियाँ फेमस है, कांचीवरम की साड़ी काफ़ी फेमस है, बनारस की साड़ी काफ़ी फेमस है। तो उसमें जो भी कढ़ाई बुनाई का काम हाथ से होता है वो सब साड़ियाँ यहाँ आएंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिया के कल्चर को जानने का बहुत बढ़िया मौका है। तो आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग वीवर्स, डिजाइनर्स, ठीक है, और बायर्स, इन तीनों को हम मिला रहे हैं ताकि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके बायर्स और सेलर्स के बीच में, जिससे क्या हो, जो हमारे उद्योगों में लगे हुए लोग, सही है, जिनके पास स्किल सेट है जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बढ़ावा मिल सके। तो ये प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा चलाया गया। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? बहुत ही सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आगे बढ़ते, यूएस, देखिए पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टेक्नोलॉजी में यूएस काफी पीछे रह गया, और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी। हुआ क्या है कि जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है उसमें रशिया ने तो पूरी मिसाइल ही डेवलप कर ली है, और चाइना भी काफी आगे। यूएस अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहा है, और उनका ये मानना है कि 2025 तक वो एक पूरा मिसाइल डेवलप कर लेंगे। तो इसी मतलब उसमें उन्होंने टेस्ट किया, और उन्होंने टेस्ट किसका किया? लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का, और इसका नाम उन्होंने रखा है डार्क ईगल। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, देखो ऐसे टेस्ट हुआ है बाकायदा यूएसए में, ठीक। ये इसकी जो स्पीड है ना हाइपरसोनिक व्हीकल्स की, ये मैक 5 तक। तो अब धीरे धीरे क्या होता है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल इतना डेवलप करना इतना आसान नहीं। पहले इसके लिए टेस्ट व्हीकल टेस्ट करना पड़ता है, जो अभी इंडिया ने टेस्ट किया है। फिर धीरे धीरे मिसाइलों के धीरे धीरे हमको जो है इंजन को हाइपरसोनिक बनाना होता है। तो स्क्रैम जेट इंजन, रैम जेट इंजन, इन सब का मॉडिफिकेशन करना होता है। रैम जेट तो पुराने उसमें लगते हैं, ये सब क्या है, इनका मॉडिफिकेशन करना होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्हीकल पहले हाइपरसोनिक स्पीड में जाता है, फिर मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड में जाती है। तो ये पूरा डेवलप करने में काफी अच्छा खासा समय लगता है, और ये बहुत ही नीश टेक्नोलॉजी है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत क्या है? इतनी सारी मिसाइलें हैं तो सही, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज ये है कि बाकी मिसाइलों को, चाहे वो बैलिस्टिक हो चाहे वो क्रूज हो, उनको रोकने के लिए, उनको डिफेंस करने के लिए मल्टीपल मिसाइल सिस्टम है। पर एक बार अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेते हो तो हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक और टारगेट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिस देश के पास भी ये होती है उसकी कैपेसिटी अभी करंटली 100% स्ट्राइक रेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशिया ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करी थी यूक्रेन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आजकल ये बहुत न्यूज। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप है, इसका नाम है CPTPP, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यूके ने ब्रेग्जिट छोड़ा था, यूके की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया है कि मतलब क्या करा है, एक ट्रेड ग्रुप ज्वाइन करा है जिसका नाम क्या है, CPTPP। आपको इसमें जितने भी कंट्रीज दिख रहे हैं जो रेड में, ठीक है, जो ऑरेंज या रेड में, वो सारे किसके मेंबर हैं? CPTPP। तो इसमें कौन है? जैसे जापान है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रूनी है, कनाडा है, ये सब इसके मेंबर है। मैक्सिको हो गया, पेरू हो गया, चिले हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब मेंबर ध्यान रखने की, फुल फॉर्म याद रखनी है, और कम से कम एटलीस्ट ये याद रखना है कि एक नया मेंबर इसमें जुड़ा है, जो कौन है? यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये 3 देशों की एयरफोर्स मिल के कर रही है एक्सरसाइज। ये 3 देश कौन है? इंडिया, फ्रांस और यूएई। अभी क्या है, ये तीनों देश एक कॉमन जहाज चलाते, ठीक है? वो कॉमन जहाज इन तीनों देश के पास, तो उसका आंसर मुझे आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। एक ऐसा कॉमन फाइटर प्लेन है जो इन तीनों देशों के पास। अब ये अरेबियन सी में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, सही है, इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, IL-78 क्या है? ये रिफ्यूलर है। रिफ्यूलर मतलब ऐसे जहाज होते हैं जैसे हमारा सुखोई उड़ा, अब उसकी रेंज है
3,800 के आसपास, सही है। डिपेंड करता है कि पॉड लेके उड़ा है, सही है, फ्यूल टैंक लेके उड़ा है कि नहीं उड़ा है। मान लो फ्यूल टैंक नहीं लेके उड़ा है तो 3,000 के आसपास उसकी रेंज है। अब क्या होता है, वो उधर उनको दूर तक जाना है, समझिए, तो क्या करते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है, वो है। फिर AEWAC, एवैक कहते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं, ये हवा एयर में रेडार होते हैं सब, तो ये क्या करते हैं कि प्लेन्स की पोजीशन ट्रैक करते हैं, फिर अपने प्लेन से फाइटर प्लेन से कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता होता है यहाँ से ये प्लेन आ रहा है, यहाँ से ये प्लेन आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, हवा में चलता फिरता रेडार होता है, एवैक्स। तो ये सब भारत की तरफ से भाग लेंगे। अच्छा, ये पूरी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, सही, ये पहले भी हो चुकी है और ये साल साल में होती रहती है। इस पर ध्यान दीजिएगा, 3 कंट्रीज, इंडिया, फ्रांस, यूएई, सिंपल। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज, ये ध्यान है। आज 16 दिसंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। आज हमारे बांग्लादेश से इतने बढ़िया संबंध नहीं है क्योंकि यहाँ सरकार पलट गई है, ठीक है, और वहाँ बहुत एंटी इंडिया कैंपेन चल रहे हैं। पर आज ही के दिन, ठीक है, 1971 में हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। पूरा इतिहास तो हम जानते ही हैं। एक भारत की तरफ से जो है, भारत की तरफ से इंडियन आर्मी गई थी लड़ने के लिए। बाकायदा ये फोटो बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें पाकिस्तान के जनरल ने, सही, पाकिस्तान के इस फ्रंट के जनरल थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और ये भारत की ये आइकॉनिक फोटो है, ठीक है। तो आज ही के दिन ये वॉर 13 डे वॉर जो है वो जीती गई थी, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। तो ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है उस जमाने में। तो आज के दिन को हम विजय दिवस के और रूप में हर साल मनाते हैं, ठीक। अगली खबर है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट खबर है। पहली तो ये मुंबई क्लिंचेस मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो मुंबई ने जो है मध्य प्रदेश को हराकर मुश्ताक अली ट्रॉफी ले ली, ठीक। तो ये बहुत ही इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया मुंबई वालों ने, और ये ट्रॉफी ले ली। अच्छा, एक बड़ी ही दुख की खबर है। आप जाकिर हुसैन को तो जानते होंगे, बहुत ही बड़े तबला वादक हैं और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया, ठीक। इनकी कल डेथ हो गई, ठीक। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये तबला वादक है, ठीक। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।